नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने जा रही है और इसी क्रम में मेरी यह कोशिश होगी कि आगामी दिनों में मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत के जो हमारे पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको हल कराने का कार्य मैं आपके समक्ष कर सकूं इस ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से। और आगामी दिनों में मैं वीडियोस की कुछ सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें सन 2011 से लेकर के 2019 तक जितने भी संस्कृत के हमारे प्रश्न पत्र हैं उनको मैं हल कराऊंगा। आज के दिन में सन 2018 में जो टेट का पेपर हुआ उसमें जो संस्कृत के प्रश्न थे उन पर बातचीत मैं करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कि 2018 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और उनके क्या उत्तर होंगे और किस प्रकार से हम अपनी परीक्षा की तैयारी उन प्रश्नों को आधारित करके कर सकते हैं। मित्रों, यदि मैं बात करूं कोचिंग के दृष्टिकोण से तो 2018 में कोचिंग ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और 2018 के प्रश्न पत्रों की बात करें तो संपूर्ण होल पाठ्यक्रम की यदि मैं बात करूं तो न सिर्फ हम बाल मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके अलावा एनवायरमेंट, गणित, सभी विषयों में कोचिंग ने जोरदार प्रदर्शन किया था। और लगभग मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 95 से 99% सवाल परीक्षा में पढ़ाए हुए पूछे गए थे। और इस क्रम में मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में भी कुछ इसी प्रकार का परफॉर्मेंस रहा था। आइए पहला हम प्रश्न लेते हैं। हमारा संस्कृत में जो पहला प्रश्न था वो था कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, हमारे पास 4 ऑप्शंस थे यहां पर। पहला जो ऑप्शन था वो था सज्जन, दूसरा जो ऑप्शन था हमारे पास वो था साधुकतम, और तीसरा जो ऑप्शन था वो पावकः था, और हमारे पास जो चौथा ऑप्शन था वह जलौघः था। मित्रों, अगर इस प्रश्न को देखें तो यह जो प्रश्न है निश्चित रूप से संधि के अध्याय से पूछा गया सवाल है। और यदि हम देखें तो सज्जन शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें, क्योंकि हमें संधि पहचानने के लिए सबसे पहले दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद करना अनिवार्य हो जाता है। तो यदि हम सज्जन का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है सतधन जन, सतधन जन। और सतधन हम जन को देखें तो निश्चित रूप से यहां पर हमें व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल दिख रहा है। तो हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था कि यदि व्यंजन से व्यंजन का मेल हो तो उस अवस्था में व्यंजन संधि होती है। तो निश्चित रूप से यह उत्तर सही होगा। लेकिन हम बाकी जो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं उनमें भी सत्यता की परख करेंगे। तो यदि हम साधुकतम की बात करें तो यहां साधुधन उक्तम शब्द है, यहां पर ऊ से ऊ के मेल से बड़े ऊ का आदेश हुआ है। तो यहां पर हमें दीर्घ स्वर संधि दिखाई पड़ रही है। अगर हम यहां देखें तो यहां पर पोधन अकह, और इस प्रकार से यहां पर हमें एचो ऐवा यावह सूत्र यहां प्रभावी दिख रहा है, यहां अयादि संधि है। और यहां हम देखें तो यह जलधन ओघ शब्द से निर्मित है, और अ और ओ के मेल से यहां वृद्धि राधेच सूत्र प्रभावी है और यहां वृद्धि संधि प्रभावी है। तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, यहां वृद्धि स्वर संधि है, यहां अयादि स्वर संधि है। तो यह जो सज्जन शब्द है सतधन जनः या सदधन जनः, तो निश्चित रूप से यहीं पर व्यंजन संधि होगी। तो यहां पर इस सवाल का उत्तर होगा सज्जन। आइए हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वह है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। मित्रों, यदि मैं देखूं ये सुबंत प्रकरण से संबंधित अध्याय है और सुबंत प्रकरण से संबंधित जो अध्याय है वहां से यह प्रश्न पूछा गया है। सर्वनाम
जो उसमें बिंदु है वहां से सवाल पूछा गया है। और इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन था वो था वयम, और दूसरा ऑप्शन था युवाम, और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास सह, और चौथा ऑप्शन था तस्मिन। तो यदि हम यहां देखें तो उत्तम पुरुष क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो वह सर्वनाम जिसका उपयोग बातचीत में वक्ता या लेखक मानवों के लिए, अन्य जीवों के लिए उनके नाम के स्थान पर सामान्यतः प्रयोग करता है, उन सर्वनामों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन को देखें तो उसके 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से भाई? तो हम पहले भेद को कहते हैं प्रथम पुरुष, दूसरे भेद को कहते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरे भेद को कहते हैं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हिंदी में अन्य पुरुष और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है। मध्यम पुरुष को अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहते हैं, और उत्तम पुरुष को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो प्रथम पुरुष और अंग्रेजी का थर्ड पर्सन क्या है? तो वह वे सर्वनाम जिनका उपयोग अन्य लोगों के लिए किया जाता है वे प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुष के सर्वनाम उन्हें कहते हैं जिन सर्वनामों का उपयोग श्रोता अथवा पाठक के लिए किया जाता है, तथा उत्तम पुरुष के सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग हम लोग अपने लिए करते हैं। वक्ता या लेखक जो है अपने लिए जिन सर्वनामों का उपयोग करता है वे उत्तम पुरुष अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो यहां उत्तम पुरुष के सर्वनाम की बात की जा रही है, और उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है उसका रूप संस्कृत में अस्मत् या अस्मद के रूप में चलता है। चाहे आप अस्मत् कहें या अस्मद कहें, दोनों शब्दावलियां सही हैं। और इसका रूप बनता है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो इस रूप में देखें तो प्रथम पुरुष में बहुवचन का जो रूप है वो वयम का रूप है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है वयम, क्योंकि वह अस्मद में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। यहां युवाम को देखें तो निश्चित रूप से यह मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। सह को देखें तो निश्चित रूप से यह प्रथम पुरुष का सर्वनाम है। और यदि हम तस्मिन को देखें तो तस्मिन तयोः तेषु, इसी तत् या तद शब्द का जब हम पुल्लिंग में रूप देखते हैं तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में यह रूप चला जाता है, और इस प्रकार से यहां पर भी प्रथम पुरुष है। तो ये दोनों प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष, और एकमात्र यहां पर ऑप्शन है वयम जो उत्तम पुरुष में होगा। और इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, माफ करिएगा, वयम। आगे बढ़े, इसमें अगला सवाल दिया गया था कि ध्री धातु, क्या पूछा गया है? ध्री धातु पूछा गया है कि ध्री धातु में कतिन प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो क्या निर्मित होगा। ध्री धातु में यदि हम कतिन प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या निर्मित होगा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो धृति ही शब्द दिया गया है, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो धृत्वा शब्द दिया गया है, और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो धरति दिया गया है, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो धाति दिया गया है। तो यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा? ध्री धन कितिन को यदि हम जोड़ें तो क्या बनेगा? तो आप सभी लोगों को पढ़ाया गया था कि जो कतिन प्रत्यय है वो ती अथवा तिह शेष रहता है। कतिन प्रत्यय क्या शेष रहता है? तो कतिन प्रत्यय ती अथवा तिह शेष रहता है। और इस रूप में देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें ध्री के बाद तिह शेष है, और इस तरह से यहां पर जो पहला ऑप्शन है धृति, निश्चित रूप से यही उत्तर सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है धृति। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? धृति। ये धृति जो शब्द लिखा हुआ है, यही शब्द, यही पद इसका यहां पर निर्मित होगा, क्योंकि यह कतिन प्रत्यय ती अथवा तिह शेष रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न टीचिंग जो मेथड है उससे पूछा गया है। संस्कृत में जो शिक्षण की विधि है उससे सवाल पूछा गया है, और यहां सवाल पूछा गया है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किस में उपयोग की जाती है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। व्याकरण में उपयोग की जाती है, अथवा पद्य के शिक्षण में उपयोग की जाती है, अथवा गद्य के शिक्षण में उपयोग की जाती है, अथवा कथा के शिक्षण में उपयोग की जाती है। तो अगर छंदानुगत प्रणाली देखें तो छंद जो है वो निश्चित रूप से काव्य में होता है। तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली जो होगी
वो निश्चित रूप से काव्य के शिक्षण में उपयोग की जाएगी। तो इसका उत्तर होगा पद्य में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य क्या है, इसका चयन करें। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, इसका आप चयन करिए। तो जो पहला वाक्य इसमें लिखा गया है वह लिखा गया है अहम गृहम गच्छति, अहम गृहम गच्छति। और दूसरा वाक्य दिया गया है सह गृहम गच्छसि। और तीसरा वाक्य दिया गया है त्वम गृहम गच्छति। और चौथा जो वाक्य दिया गया है वह है त्वम गृहम गच्छसि। हम पहले वाक्य से प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, पहले वाक्य में लिखा है अहम गृहम गच्छति। तो अहम जो कर्ता है, सब्जेक्ट है अंग्रेजी में बोले तो, और गच्छति जो है वो क्रिया है, वर्ब है। तो अहम जो है वह उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अभी मैंने पीछे प्रश्न में इसका विश्लेषण किया था हमने। तो अहम क्या है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। यानी ये चारों वाक्य यदि कर्तृवाच्य के दिए गए हैं तो यहां कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। तो अहम जो है वह उत्तम पुरुष का सर्वनाम है और गच्छति जो है वह प्रथम पुरुष की क्रिया है। अतः यह जो वाक्य है अशुद्ध है। यदि हम यहां पर देखें तो यहां लिखा है सह, सह जो सर्वनाम है वो प्रथम पुरुष का सर्वनाम है। और गच्छसि जो शब्द लिखा हुआ है, जो क्रिया लिखी हुई है वो मध्यम पुरुष की है। तो प्रथम पुरुष के सर्वनाम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं हो सकती। तो यह भी जो वाक्य है ये त्रुटि से युक्त है। त्वम गच्छति यहां पर लिखा हुआ है, तो जो त्वम शब्द है यह एक सर्वनाम है और यह मध्यम पुरुष का है। और क्रिया जो है यहां प्रथम पुरुष की दी गई है, तो यह भी गलत है। लेकिन यहां देखें तो त्वम जो है यह क्या है, यह त्वम मध्यम पुरुष है और गच्छसि भी मध्यम पुरुष है। यदि हम गच्छ धातु को देखें लट लकार में तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः में जो पहली लाइन है हमारी वो प्रथम पुरुष, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष, तीसरी लाइन उत्तम पुरुष है। तो हम देखें मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट के साथ, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ हमें मध्यम पुरुष की क्रिया को उपयोग करना होगा। और इस प्रकार से इस प्रश्न में देखें तो जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न संधि से है और इसमें पूछा जा रहा है कि वनेपि पदे कह संधि, यानी कि वनेपि जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी। यदि आप कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दे सकें, आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर जो है संभवतः प्रश्न दिख रहा होगा, आप इसका उत्तर देने का कार्य करें कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। आइए बात करते हैं कि यहां पर कौन सी संधि होगी। तो जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने चारों जो है ऑप्शंस को बोर्ड पर भी लिख दिया है। वनेपि में देखें कौन सी संधि है, तो हमें वनेपि में संधि को देखने के लिए हमें इसे पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। और यहां संधि विच्छेद वने धन अपि है। क्या होगा यहां पर, वने धन अपि होगा। और यदि हम देखें तो यह जो पॉसिबिलिटी है हमें पूर्व रूप संधि में दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। और एंग पदांतादति सूत्र कहता है कि यदि पदांत एंग हो, यानी यदि कोई ऐसा पद हो जिसका अंतिम अक्षर ए अथवा ओ हो और आगे अ आए, तो वहां वह पूर्व रूप हो जाता है। और अ जो है वह बदल करके अवग्रह यानी लुप्ताकार में बदल जाता है, वह लुप्त हो जाता है। और इस क्रम में यहां पर हम देखें तो वन जो है वो एक संज्ञा पद है। संज्ञा है तो पद है, पद है कैसा पद है, ए से अंत होने वाला पद है, यानी पदांत एंग यहां पर प्रभावी है। और यहां आगे अ आया है तो अ अवग्रह में बदल गया और यहां पूर्व रूप संधि है। तो वनेपि में कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। आगे बढ़ें, हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वह साहित्य से पूछा गया है और प्रश्न है कि नीति मार्ग को के कौन से लोग
उल्लंघित नहीं करते हैं। प्रश्न दिया गया है नीति मार्गम के न परिलंघयंती, यानी नीति मार्ग का उल्लंघन कौन नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कुलीन, दूसरा ऑप्शन दिया है जनाह यानी बहुत सारे लोग, सेवकाह अर्थात सेवक लोग, और बालकाह यानी बच्चे। तो अगर हम इन चारों शब्दों का विश्लेषण करें तो कुलीन शब्द का अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी, जेंटलमैन। तो इस तरह से नीति मार्ग का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो साधु व्यक्ति होता है, वह बेहतर व्यक्ति होता है। तो यहां पर कुलीन शब्द आंसर जो है यहां पर सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी संभवतः आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर तत्रैव में संधि पूछी गई है, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन वृद्धि संधि का है, दूसरा ऑप्शन जो है वो दीर्घ संधि का है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो गुण संधि है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, बताएं यहां पर कौन सी संधि होगी। तो चौथा ऑप्शन पूर्व रूप संधि का है। तो तत्रैव में संधि जानने के लिए हमें इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, और इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो तत्र धन एव शब्द हमें दिखाई पड़ता है। यहां हमें क्या दिख रहा है, यहां अ है और यहां क्या है, ए है। अ और ए के मेल से अय का आदेश हुआ है, और इस प्रकार से हम देखें तो यहां वृद्धि रेचि, यहां पर वृद्धि रेचि जो सूत्र है वो प्रभावी है, क्योंकि वृद्धि रेचि अर्थात वृद्धि संधि का नियम है कि अ के बाद ए के आने पर दोनों के मेल से अय का आदेश हो जाता है, और इस प्रकार से तत्रैव में वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। प्रश्न है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। आप लोग प्रश्न का उत्तर बिना ऑप्शन के ही देने का प्रयास करें, कमेंट करें कि अयोगवाह संस्कृत में कितने हैं। तो दोस्तों संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या 4 है, जबकि हिंदी में अयोगवाहों की संख्या 2 है। यहां उत्तर क्या लिखा गया है, पहला उत्तर है 6, दूसरा उत्तर दिया गया है 5, और तीसरा हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 4, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा, अयोगवाह कितने हैं, 4 है। अयोगवाह होता क्या है, अयोगवाह को देखें तो यह 9 योगवाह शब्द यहां दिख रहा है, और 9 योगवाह में हम देखें तो यहां युज योग शब्द है, उसके आगे वाह लगा हुआ है, और योग को देखें तो युज धातु है, घय प्रत्यय है, फिर वाह ये भी एक प्रत्यय है। तो अयोगवाह, युज मतलब जोड़ना, घय प्रत्यय जुड़ गया तो योग हो गया, योग मतलब जोड़ने का भाव है। और इस प्रकार से देखें तो वाह शब्द कह रहा है कि जो वाहित होता हो, यानी कि योग मतलब जोड़, और 9 योग मतलब जो जुड़ता नहीं है, उसके बाद भी जो वाहित होता है, जो आगे बढ़ता है, उसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला के अध्याय का यह प्रश्न है, और निश्चित रूप से संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या 4 होगी। लेकिन हिंदी के लिए ध्यान रखेंगे कि हिंदी में यदि अयोगवाह पूछा जाएगा तो वहां पर हमारा उत्तर 2 होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल दिया गया है कि अनुरूपम में कौन सा समास होगा। निश्चित रूप से इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे, कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करें। हम लोग अव्ययी भाव समास जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको हमने बताया था कि यदि प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ मिले और अनुउपसर्ग हो तो वह पीछे का अर्थ बनाता है, और इस रूप में वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो अनुरूपम यहां पर पीछे का अर्थ नहीं बना रहा है। देखिए अनु उपसर्ग जब जुड़ता है तो वह 2 अर्थों को समास में निर्मित करता है। एक तो पीछे का अर्थ बनाने लगता है, या तो योग्य का अर्थ बनाने लगता है। तो जैसे पीछे का, जैसे अनुविष्णु उदाहरण है, अनुविष्णु, तो अनुविष्णु इसको हम विष्णोह पश्चात के रूप में विग्रहित कर सकते हैं, यानी जो विष्णु के पीछे है। और दूसरा योग्य के अर्थ में ये अनुरूपम है, यानी रूपस्य योग्यम, इसका विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, यानी रूप के योग्य जो है वही अनुरूप है। और यहां पर निश्चित रूप से
अव्ययी भाव समास होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके समक्ष। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास एवं तत्पुरुष समास। तो आपका उत्तर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अगला सवाल यह दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो ह्रस्व नहीं हो पाता है। ह्रस्व नहीं हो पाता है, यह प्रश्न अगला है और इसमें 4 वर्णों को दिया गया है। पहला वर्ण है ल्री, दूसरा वर्ण दिया गया है छोटा ह्रस्व री, और तीसरा जो दिया गया है वो दीर्घ ऊ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ओ। यहां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अपने आप का स्वयं का ह्रस्व निर्मित नहीं कर पाता है। तो यदि हम देखें, आप लोग यदि हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दे सकते हैं। आप लोग उत्तर दें, इसका क्या होगा। हम यदि ल्री को देखें तो ल्री ह्रस्व स्वर अपने आप में स्वयं है, तो यह अपने का ह्रस्व हो ऐसा कोई दावा यहां नहीं बनता है। और यदि हम री को देखें तो री भी ह्रस्व है ना, तो री स्वयं भी ह्रस्व है, तो यहां भी इसके ह्रस्व के निर्मित होने का दावा नहीं बनता। और बड़े ऊ को देखें तो इसका दावा तो बनता है, यह छोटे ऊ में निर्मित होता है। लेकिन यदि ओ को देखें, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जो ह्रस्व निर्मित नहीं होगा, ह्रस्व निर्मित नहीं होगा, मतलब कौन अपने का ह्रस्व नहीं बना पाएगा। तो ओ को देखें तो इसका निर्माण औधन ऊ से हुआ है, और इस प्रकार से यह एक संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर है, 2 असमान स्वरों के मेल से बना हुआ है, तो यह निश्चित रूप से अपने आप का ह्रस्व नहीं होगा, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न विभक्ति के अध्याय से पूछा गया है। एक सूत्र दिया गया है, सहयुक्ते सहयुक्ते अप्रधाने। इस सूत्र के अनुसार किस विभक्ति का विधान किया जाएगा? प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। तृतीया, पंचमी, तृतीया, पंचमी, द्वितीया एवं चतुर्थी। द्वितीया एवं चतुर्थी। मित्रों, आप लोग कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का भी उत्तर दें। सहयुक्ते अप्रधाने किस विभक्ति का सूत्र है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर तृतीया विभक्ति होगा। और सहयुक्ते अप्रधाने के अनुसार यहां पर सहसाकम सार्धम समम, सहसाकम सार्धम समम शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है, और कहा जा रहा है कि साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं कि राम लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। राम लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। राम लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। तो यहां पर राम लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं, यहां पर लक्ष्मण के साथ राम जा रहे हैं। अंग्रेजी में बात करें तो विद लक्ष्मण, अंग्रेजी में बात करें तो विद लक्ष्मण की बात हो रही है, तो साथ के अर्थ में तृतीया होगी। तो इसका अनुवाद करेंगे रामः लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति, ऐसा अनुवाद होगा। तो सहयुक्ते अप्रधाने कह रहा है कि वहां पर तृतीया विभक्ति होगी। अगला जो प्रश्न है वो संधि से है, और संधि से प्रश्न है बालकावपि। बालकावपि शब्द में संधि विच्छेद करिए, ऐसा पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। एक है बालकाधन अपि, एक है बालकाधन अपि, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बालकौधन अपि, बालकौधन अपि, और तीसरा ऑप्शन है बालकधन आवपि, बालकधन आवपि, और हमारे पास चौथा ऑप्शन है बालकावधन, बालकावधन अपि। यदि हम यहां पर देखें तो हमें यह देखना होगा कि दोनों तरफ जो पद हैं उन पदों में अर्थवान कौन है, कौन अर्थ से युक्त है, कौन मीनिंगफुल है। तो अगर हम यहां पर देखें तो बालका शब्द होता ही नहीं है,
आवपि शब्द होता ही नहीं है और बालकाव शब्द भी नहीं होता है। यानी ए, सी और डी ये जो तीन ऑप्शन हमारे हैं, इनमें एक एक जो ऑप्शन है वो पूर्णतः त्रुटि से युक्त है। तो हमारे पास केवल बी ऑप्शन बच रहा है, यही सही है। बालकौ धन अपि, यहां एचो अयवा यावह सूत्र प्रभावी है। अयादि संधि हो रही है, औ के बाद स्वर आने पर औ ने अपने आप को आव में बदल लिया है और इस तरह से बालकावपि शब्द का निर्माण हुआ है। बालकौ धन अपि से बालकावपि होगा और इस तरह से यह अयादि संधि का हमें उदाहरण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वगुले को संस्कृत में क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। एक है कपोतः, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास चटकः और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वकः और चौथा ऑप्शन हमारे पास है काकः। चार ऑप्शंस हैं। वगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बड़ा इजी, बड़ा ही आसान सवाल है। सारे पढ़ाए हुए सवाल ही निश्चित रूप से परीक्षा में आए हुए थे। तो इस क्रम में हम देखें तो कपोतः का मतलब क्या होता है? कपोतः मतलब होता है कबूतर। चटकः का तात्पर्य किससे है? तो गौरैये से है। और वकः का तात्पर्य वगुले से है और काकः का तात्पर्य कबूतर से है। सॉरी माफ करिएगा, काकः का तात्पर्य जो है वह कौवे से है। तो वकः जो शब्द है वह वगुले के लिए उपयोग किया जा सकता है। और एक और शब्द ध्यान रखिएगा, वर्तकः शब्द भी परीक्षा में देकर आपको कंफ्यूज करता है। वर्तकः शब्द जो है वो बत्तख के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? बत्तख के लिए उपयोग किया जाता है वर्तकः शब्द। तो इस शब्द को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से वकः होगा। अगला सवाल यह दिया गया है कि हरये क्रुधयति, हरये क्रुधयति वाक्य में हम देखें तो पूछा जा रहा है कि हरये जो शब्द है इसमें किस कारक का विधान होगा। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, संप्रदान, करण, अपादान एवं कर्ता कारक। आप लोग कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दें। चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है संप्रदान। पहला ऑप्शन क्या है? संप्रदान। दूसरा ऑप्शन क्या है? करण। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है अपादान और हमारे पास चौथा ऑप्शन है कर्ता। तो हरये क्रुधयत यदि इसको हम देखें तो हमारे पास पंचमी विभक्ति में एक सूत्र है, माफ करिएगा चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र है, क्रुध द्रुहेर्स्या, क्रुध द्रुहेर्स्या सुयार्था नाम, क्रुध दुहेर्स्या सुयार्था नाम। तो ये जो सूत्र है इस सूत्र के अनुसार क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय ये चार धातुएं हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। इसी सूत्र के अनुसार क्रुधयति में क्रोध करता है ऐसा भाव आ रहा है और हरि के प्रति क्रोध कर रहा है। तो हरये क्रुधयति में चतुर्थी विभक्ति है और इस तरह से यहां पर संप्रदान संज्ञा हुई है। यहां संप्रदान का विधान है, चतुर्थी विभक्ति है, तो यहां कारक संप्रदान कारक माना जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी इस समय आप लोगों के समक्ष 2018 के आए हुए 15 प्रश्नों पर हमने बातचीत की। इसके आगे के जो 15 प्रश्न हैं इन पर मैं अगली वीडियो में बातचीत करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप पार्ट वाइज इसको देख सकें। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सेशन में।